नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देवोलिना भट्टाचार्य जी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ भूत की सच्ची कहानी यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी का नाम है भूतिया प्रयोगशाला, जिसे आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि आज की कहानी एक घोस्ट लैब के बारे में है। इस कहानी को मेरे पिताजी के मामा जी ने उनको सुनाई थी, जिसे आखिरकार मुझे पता चला। आइए सुनते हैं इस कहानी में क्या है। कहानी शुरू होती है 1965 के एक लैब में, कॉलेज के। वो लैब केमिस्ट्री का लैब था और उसमें करीबन 60 से 8 लोग उस रात में काम कर रहे थे। समय था रात के 9:30 और एक लड़की उस लैब में जब काम कर रही थी तभी उसने अपने सामने वाले शीशे में एक बहुत ही अजीब शक्ल वाले लड़की को देखा, जिसके आँखों के नीचे काले काले गड्ढे पड़ चुके थे और जिसके होंठ बहुत लाल थे। शरीर एकदम सफ़ेद था, काले काले घुंघराले बाल थे उसके, और वो उस लड़की को घूर घूर कर हंस रही थी। यहाँ पे जो लड़की अभी फ़िलहाल लैब में काम कर रही थी उसका नाम था रीतू भूइया। तब के समय में क्या होता था कि जो कॉलेज था वो 2 वक्त का होता था, एक था मॉर्निंग शिफ्ट और दूसरा था नाइट शिफ्ट। जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं कर पाते थे वो अपने आप को नाइट शिफ्ट में एनरोल कर लेते थे। आजकल भी शायद ऐसा होता होगा, लेकिन पहले अक्सर हुआ करता था। वो लड़की नाइट शिफ्ट की स्टूडेंट थी और उसके साथ और करीबन कुछ खास 6-7 और बच्चे थे। लेकिन जब वो केमिस्ट्री लैब में काम कर रही थी तब उसने महसूस किया कि उसको पीछे से किसी ने ऐसे धक्का दे दिया हो। उसने घूम के देखा लेकिन कोई तो पीछे था नहीं। उसने सोचा कि शायद उसकी जो क्लासमेट्स है वो सब उसके साथ शरारत कर रही होगी, इसलिए उसने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ समय बाद ये हरकत फिर से हुई। उसने जब फिर से पीछे घूमकर देखा तब तो पीछे कोई नहीं था। इस बार उसे कुछ अच्छा फील नहीं हुआ। खैर, वो काम कर रही थी, तभी अचानक से दूसरी और एक लड़की जो तब लैब में मौजूद थी उसके शरीर में एसिड गिर गया, जो कि कंसंट्रेटेड था, यानी कि उस एसिड में पानी नहीं मिला हुआ था। जब वो एसिड उस लड़की के शरीर में गिरा तब उसको बहुत जलन होने लगी और कुछ कुछ जगहों में उसका जो चमड़ा था वो इतना बुरी तरह से जल चुका था कि उसे वहाँ से एकदम तुरंत डॉक्टर के पास बाकी जो 3-4 लड़के थे वो उसे ले गए। अब लैब में रीतू भूइया और बस 2-3 स्टूडेंट्स मौजूद थे। तभी रीतू भूइया ने फिर से महसूस किया कि उससे पीछे से किसी ने धक्का दिया हो, और इस बार धक्का काफ़ी जोर का था। उसने पीछे मुड़ के देखा लेकिन फिर से वहाँ कोई नहीं था। अब उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा और जब उसने उसी वक्त आँख उठाकर अपने सामने में जो शीशा था उसमें देखा तो उसने फिर से उसी काले घुंघराले बाल वाले लड़की को देखा जो उसे देखकर बहुत अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। तभी रीतू भूइया ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा लेकिन पीछे तो कोई नहीं था। तब उसने थोड़े ही देर बाद अपने बाकी जो लैबमेट्स थे जो लैब में काम कर रहे थे उनसे उसने बताया कि तुम लोगों ने ऐसे किसी लड़की को देखा क्या? मतलब ऐसे ही, मतलब मैं पूछ रही हूँ, मैंने ऐसे देखा था उसे। तब बाकी लोग रीतू भूइया का मजाक उड़ाने लगे और बोलने लगे कि अरे तू शायद आजकल बहुत भूत की कहानियों का बुक्स जो है वो पढ़ रही है। इतना ये भूत वूत के बारे में पढ़ना नहीं चाहिए, वो सब चीज़ ही दिमाग में घुस जाता है। तब रीतू भूइया ने कहा कि देखो, वैसे तो मुझे थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैंने उस अक्स को आईने में पूरा साफ देखा था। लेकिन पीछे जब मुड़ के देखी तब तो
कुछ नहीं था। ये कहने के साथ ही साथ बाकी स्टूडेंट्स ने रितु भैया से कहा कि ये सब तेरा वहम होगा, तू चिंता मत कर, तू चुपचाप अभी काम कर कर घर चली जा। खैर रितु भैया ने वही किया। उसने लैब से अपना सारा सामान उठाया और वो घर के लिए रवाना हो गई। बाहर में वॉचमैन जो अक्सर नाइट ड्यूटी के लिए रहता था, वो वॉचमैन काफ़ी पुराना था, बहुत पुराना। वो वॉचमैन का बस एक ही दायित्व था कि वो 12 बजे से 4 बजे तक वहाँ पे तैनात रहता था। लेकिन वो कभी भी हॉस्टल के या फिर कॉलेज के कैंपस के अंदर आकर रूम्स को लॉक नहीं करता था। वो चाबी दे के बोलता था कि तुम लोग खुद ही लॉक कर लेना, मुझे नहीं आना, क्योंकि रात बहुत हो जाती है, मैं देख नहीं पाता हूँ। ठीक है, तब स्टूडेंट्स अक्सर यही करते थे और उस दिन भी यही हुआ। रितु भैया घर चली गई। घर जाते जाते उनको करीबन 10 बज गए। उनके साथ उनकी बाकी जो दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, वो लोग भी एक ही रास्ते से चले गए। घर सबका आसपास ही हुआ करता था, तो इसीलिए किसी को परेशानी नहीं होती थी। वो घर चली गई। घर जाकर उसने खाना वाना खाया और वो सो गई। जब वो सो ही रही थी तब अचानक से उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसको एकदम जोर से धक्का दिया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने लैब में महसूस किया था। उसने आँख खोलकर जो दृश्य देखा, उसको देखकर वो चकित रह गई। उसने देखा कि वही फीके रंग वाली, काले घुंघराले बाल वाली लड़की उसके बेड के ठीक सामने में खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। जब ये दृश्य उसने अपने आईने में देखा, उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था वहाँ पे। फिर उसने आईने में देखा तो देखा वो लड़की तब भी मुस्कुरा रही है। उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर से उसने आईने में देखा, लेकिन आईने में अब भी वो लड़की मुस्कुराए जा रही थी। तब रितु भैया को बहुत डर लगा। उसने कंबल में अपनी आंखें भींच ली और माँ कह के बहुत जोर से चिल्लाई। ये सुनते ही उसके मम्मी पापा उसके रूम में आ गए। अब मैं रितु भैया के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ कि रितु भैया के घर में वो और उसके मम्मी पापा और उसका एक छोटा सा कुत्ता रहता था। मम्मी पापा काफ़ी मॉडर्न थे, लेकिन साथ ही साथ में बहुत कल्चर्ड भी थे। उन्होंने अपने लड़की को बहुत सी चीज़ों में, जैसे कि साइंस में देना, तब अक्सर ऐसा नहीं होता था, लेकिन उन्होंने अपने लड़की को साइंस में दिया और उसे जैसे बाइक चलाना सिखाया। उनके पेरेंट्स ने रितु भैया को बहुत कुछ दिया। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये तब के ज़माने में बहुत मॉडर्न फैमिली थे, लेकिन साथ ही साथ में बहुत कल्चर्ड भी थे। तो मम्मी पापा तब उसके कमरे में आ गए और पूछा कि क्या हुआ। तब रितु भैया ने एकदम हांफते हुए बताया कि एक ऐसी लड़की है जिसको मैंने देखा, वो मेरे रूम में थी, लेकिन मैं उसे सिर्फ आईने में देख पाती हूँ, वो मेरे सामने में नहीं होती है, मैं उसको बस आईने में देख सकती हूँ। ठीक है। फिर मम्मी पापा ने दिलासा दिया कि ये सब कुछ नहीं है, तू इतना मेहनत करती है, पढ़ाई करती है, दिन भर कॉलेज जाती है, इसी के कारण ये सब हो रहा होगा, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक है। तो उस रात वो अपने मम्मी के साथ जाके सो गई और उसके पिताजी उसके कमरे में सो गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। अगले दिन वो फिर से कॉलेज गई, लेकिन आज जब वो कॉलेज गई उसका फिर से लैब वर्क था और जब वो केमिस्ट्री लैब में दाखिल हुई, उसने फिर से शीशे में उसी लड़की को मुस्कुराते हुए पाया और उसे ये देख के बहुत अजीब सा लगा और वो वहाँ बेहोश होकर गिर गई। जब उसको होश आया तब उसने देखा कि उसके जितने भी दोस्त थे सब उसको घेरे बैठे हैं और जब उसको पूछा गया कि क्या हुआ आखिर, तब उसने फिर से उसी लड़की के बारे में बताया कि किस तरह उस लड़की को वो सिर्फ उस आईने में ही देखती है, लेकिन सच में वो लड़की होती नहीं है। इस पर उसके दोस्तों ने फिर से यही कहा कि तुम ऐसे तो बहुत डरपोक हो रितु,
लेकिन ये सब जो मतलब तुम कर रही हो ना, ये भूत की कहानियाँ पढ़ना या फिर लोगों के साथ भूत के बारे में डिस्कस करना, ये सब करना बंद करो। तुम्हारा दिमाग में ये सब का असर हो रहा है। पर रीतू भूइया किसी को समझाकर उठ नहीं पा रही थी कि वो तो कभी कभार पढ़ती है, लेकिन इस लड़की को वो इतने बार कैसे देख रही है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि सिर्फ वो उसको आईने में ही देखती है, सामने तो वो लड़की कभी नहीं आती। खैर, उस दिन भी लैब वर्क ख़त्म हुआ और वो लोग फिर से घर चले गए। रात में रीतू भूइया ने फिर से उस लड़की को अपने रूम के आईने में फिर से देखा। इस बार भी उसे बहुत डर लगा। वो दौड़कर अपनी मम्मी पापा के कमरे में जाकर सो गई। लेकिन बात यहाँ तक नहीं थमी। धीरे धीरे कर रीतू भूइया का तबीयत खराब होने लगा। अगले दिन जब वो कॉलेज जाने ही वाली थी, तब वो फिर से चीख कर उठी और उसकी मम्मी आते आते वो फिर से बेहोश हो गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रीतू भूइया, जो इतनी आउटगोइंग थी, जो इतनी खुश रहती थी हमेशा, जिसको किसी भी चीज़ का कभी कोई दिक्कत नहीं होता था, उसके साथ आखिर ये क्या हो रहा है। कॉलेज वालों ने तो सोचा कि शायद ये एग्ज़ाम का प्रेशर होगा, इसीलिए वो ये सब कर रही है, या फिर एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण वो बार बार ये सब चीज़ों का बहाना बना रही होगी क्योंकि उसे एग्ज़ाम नहीं देना है। लेकिन उसके पिताजी ने तब कॉलेज के प्रिंसिपल से भी कहा कि सर, मेरी जो लड़की है वो तो हमेशा पढ़ाई लिखाई में अच्छी रही है अभी तक, तो वो ऐसे करेगी तो मुझे नहीं लगता। जब उस रात में रीतू भूइया के पापा ने रीतू भूइया से ये कहा कि उन्हें सब सच सच बताए कि क्या हुआ, तब रीतू भूइया ने उनके पापा से सब सच सच बता दिया कि किस तरह उसने एक लड़की को देखा उसके केमिस्ट्री लैब में, और किस तरह वो लड़की सिर्फ उसे आईने में ही देखती है। इनफैक्ट वो जिस रूम में सोती है, उस रूम के आईने में ही रीतू भूइया उस लड़की को देखती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो लड़की कहीं नहीं होती। और वो लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। उसका जो चमड़ा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं था। उसका चमड़ा बहुत ही फीका हुआ था और मानो लगता है कि किसी ने उसके ऊपर कुछ फेंक दिया हो, जला हुआ चमड़ा हो, आँखों के नीचे काले काले गड्ढे हो, होठ बहुत लाल हो और उसके बाल एकदम काले घुंघराले थे। पहले उसके पापा को कुछ समझ में नहीं आया अच्छी तरह से। वो कॉलेज नहीं जा पाती, वो लैब में नहीं जा पाती। अगर वो लैब में चली जाती है तो उसे बहुत अजीब लगता है, जैसे मानो कोई उसे पीछे से धकेल रहा हो। वो उस लड़की को शीशे में देखती है, लेकिन सिर्फ वही देखती है और उसे इतना डर लगता है कि वो बेहोश हो जाती है। इस पर रीतू भूइया के मम्मी ने रीतू भूइया के पापा से बात की और कहा कि अच्छा ठीक है, अभी खाना खा लेते हैं, जो होगा कल देखा जाएगा। जब कल सुबह आई तब रीतू भूइया की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसके आँखों के नीचे हल्का हल्का सा काला गड्ढा पड़ने लगा और उसे बहुत तेज़ बुखार आ गया। उसके पापा ने कॉलेज जाकर उसका एक एप्लीकेशन दे दिया और कहा कि उनकी लड़की का तबीयत बहुत ख़राब है, तो कुछ दिनों की अगर छुट्टी मिल जाती तो बहुत अच्छा था। इस पर प्रिंसिपल ने कहा कि छुट्टी तो मिल सकती है, लेकिन अभी तो परीक्षा आ रही है, तो इतना दिन तक तो छुट्टी मिलना पॉसिबल नहीं है। तो खैर उसके पापा ऑफिस चले गए और इसके बाद वो फिर से शाम के वक्त वो घर आए। घर आने के बाद रीतू भूइया की जो मम्मी थी उसने कहा कि रीतू बहुत अजीब तरह से चिल्ला रही थी और बड़बड़ कर रही थी, पता नहीं किससे क्या बोले जा रही है। ये देखने के साथ ही साथ उसके पापा उसके रूम में गए और तभी वो एकदम से रोने लगी और बोलने लगी कि उसे इस कमरे में नहीं सोना। पापा ने कहा ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम्हारी माँ के साथ सो जाओ, मैं यहाँ सो जाता हूँ। वो मान गई एकदम, लेकिन उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब हो जा रही थी। अब क्योंकि कॉलेज से सिर्फ 10 दिन का छुट्टी मिला था,
तो रितु भुइयां का जो मतलब अभी फ़िलहाल जो कंडीशन कुछ ऐसा था कि वो उस लड़की को सुबह के वक़्त भी देखती थी, रात के वक़्त तो देखती ही थी। तो वो हमेशा क्या करती थी कि उसके मम्मी के आस-पास यहाँ-वहाँ मतलब वो चलती रहती थी। उसकी मम्मी अगर किचन में जाती थी तो वो भी जाती थी। अगर उसकी मम्मी नहाने को जाती थी तो वो बाथरूम के सामने में बैठी रहती थी। मतलब बहुत सीरियस कंडीशन था रितु भुइयां का। अब आज आखिरी दिन था छुट्टी का, कल तो उसे कॉलेज जाना है। ये सोचते सोचते ही रितु भुइयां की तबीयत और ख़राब हो गई। तो उसके पापा ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं तुझे ले भी आऊँगा, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रितु भैया ने कहा ठीक है। तो जब उस दिन वो केमिस्ट्री लैब में गई, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम्स सामने आ रहे थे तो कोर्स तो ख़त्म करना पड़ेगा, तो उस दिन वो केमिस्ट्री लैब में गई तो उसने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे हैं। मतलब वो जो सेकंड बैच के जो बच्चे थे वो भी मतलब आज केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करने के लिए आ गए। तब उसे थोड़ा-सा साहस मिला, बोला कि अच्छा चलो ठीक है, आज लोग ज़्यादा हैं तो डर नहीं लगेगा। तो खैर वक़्त फिर से 9:30 का हो रहा था और जब वो टाइट्रेशन की प्रोसेस कर रही थी तब उसने फिर से किसी का होना महसूस किया। मानो किसी ने उसे पूरा झंझोड़ दिया हो एकदम। उसे बहुत डर लगा। वो एकदम से मत आंखें उठाकर उस आईने में जब देखी, वो देख के वहां पे जोर से माँ कह के बुलाई और वो बेहोश हो गई। प्रोफेसर भी वहां पे बैठे हुए थे, सब लोग वहीं पे बैठे हुए थे, लेकिन सिर्फ रितु भुइयां ही उस लड़की को आईने में देखी। तब वहाँ से प्रोफेसर और कुछ 2-3 स्टूडेंट्स दौड़कर कॉमन रूम में गए जहाँ पे उसके पापा उसके लिए वेट कर रहे थे और मतलब बताया कि आपकी लड़की के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। वहाँ से उसके पापा दौड़कर लैब में पहुँच गए। पहुंचकर रितु भुइयां को नीचे से उठाकर और फिर उन्होंने बेंच में रख दिया और मतलब पानी पिलाने की कोशिश कर रहे थे। तब केमिस्ट्री जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि अगर कुछ गरम चीज़ मिल जाती, जैसे कि गरम दूध हो, पानी हो मिल जाती तो मतलब बहुत अच्छा होता। ये सुनने के साथ ही साथ जो 2-3 लड़के थे वो लोग दौड़कर वो नाइट वॉचमैन के वहाँ गए और उस नाइट वॉचमैन को बोलने लगे कि अंकल आपके पास दूध होगा क्या? तो अंकल ने कहा नहीं नहीं, दूध वूध हम नहीं रखते। तो तब उन्होंने कहा कि तो हम लोग कुछ गर्म पानी कर ले। इस पर वो वॉचमैन मतलब बहुत चिड़ची पीची ये सब कर रहा था, मतलब क्या आफत है यहाँ पे, अभी आफत लेके आ गए, अभी यहाँ पे गर्म पानी करना है, हम गरीब इंसान है, कहाँ से मिलेगा अभी गर्म पानी करना है, हिस्सा में से मतलब ये सब बोलने लगे। तो उन जो 2-3 लड़के थे वो लोग गए वहाँ पे, वो लोगों ने गर्म पानी करके वो लोग लैब में लाकर रितु भुइयां के पापा के हाथ में थमा दिया और उसके पापा ने रितु भुइयां को पिलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद रितु भुइयां की जो वो बेहोश हो गई थी, अब वो फ़िलहाल होश में आ रही थी धीरे धीरे करके, लेकिन बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी वो। कुछ समय बाद जो 4-5 लड़के जो थे उन्होंने रितु भुइयां के पिताजी से कहा कि चाचा जी हम लोग हेल्प करेंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग रितु को घर तक पहुंचाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। ये सुनने के बाद रितु के पापा को थोड़ा सा तसल्ली हुआ कि भाई आफ्टर ऑल मतलब कोई तो है मदद करने के लिए। तो खैर उस रात तो रितु घर पहुंच गई और वो अपनी मम्मी के साथ और पापा के साथ सो गई। लेकिन अगले ही दिन बहुत ही भयानक घटना घटी। सुबह तक तो रितु पूरा ठीक थी, उसका जैसे कि तबीयत बहुत ख़राब था, एज यूजुअल ख़राब था, लेकिन जब शाम हुई वो अजीब व गरीब आवाज़ें निकालना शुरू कर रही थी। आवाज़ निकालते निकालते उसने अपने मम्मी को उसके रूम में बुलाया और वो अपनी मम्मी को डरा रही थी, मतलब उछल कूद कर रही थी, यहाँ वहाँ दौड़ रही थी। ये सब देखने के साथ ही साथ उसकी मम्मी तो एकदम हैरान कि आखिर क्या हो गया रितु को। तब उसके पापा ने रितु को उस रूम में लॉक कर दिया और वो वहाँ से निकल गए। उस रात रितु के पापा को बिल्कुल भी नींद नहीं आई, क्योंकि उन्हें कुछ बार बार याद आ रहा था। उन्हें अपने कॉलेज के दिन याद आ गए थे जब एक रात वो कॉलेज के केमिस्ट्री लैब में थे और उन्हें कुछ बहुत अजीब महसूस हुआ था। जी हाँ, रितु के पापा भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे जिस कॉलेज में उनकी बेटी पढ़ती थी। उन्होंने उस दिन कुछ बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस किया था। रात के वक्त
जब उनका क्लास ख़त्म हुआ, बहुत कम स्टूडेंट थे। एक्चुअली बात ये हुई थी कि कुल मिलाकर 7 स्टूडेंट्स रहेंगे, लेकिन अंत तक सिर्फ 3 ही स्टूडेंट रहे, क्योंकि नाइट शिफ्ट था, इसीलिए स्टूडेंट्स अक्सर घट जाया करते थे। तो खैर उस रात में कुछ ऐसा हुआ, रितु के पापा अपने जितने भी प्रैक्टिकल वर्क्स थे वो लोग खत्म करके मतलब निकल आए, लेकिन उन्हें एकदम से याद आया कि अरे मेरे जितने भी बुक्स थे लैब के अंदर ही छूट गया। तब समय हो रहा था करीबन 10:30 बजे। वो एकदम से दौड़ कर गए फिर से वॉचमैन के पास। तब ये वॉचमैन जो अभी बहुत बूढ़ा हो गया है, तब ये एकदम जवान था। तो दौड़ के गए वॉचमैन के पास और वॉचमैन से कहा कि अरे भैया मेरा तो बुक्स छूट गया। तो इस पर वॉचमैन ने कहा कि देखो अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो ऐसे ही कल आने वाले हो, कल ले लेना। इस पर रितु के पापा ने कहा कि मैं कल नहीं ले सकता क्योंकि मुझे अभी चाहिए। नोट्स तो पहली बात बनाना है, दूसरी बात ये है कि मैं एकदम से इतने सारे बुक्स को यहाँ पे छोड़कर नहीं जा सकता, ये दिक्कत हो जाए। जब वो अंदर जा रहे थे तो कॉलेज क्योंकि तब इतना कुछ ज़्यादा भी डेवलप नहीं था, तो कॉलेज के अंदर इतने सारे लाइट्स भी नहीं थे और लैब एकदम लास्ट कॉर्नर में था। मतलब आपको पूरा रास्ता चलकर एकदम अंत में जाके आपको लैब मिलेगा। तो रितु के पापा गए, रास्ते में तो खैर इतना लाइट था नहीं, तो वो गए लैब की चाबी उन्हें ढूंढते ढूंढते करीबन आधा घंटा लग गया, क्योंकि उन्होंने चाबी मिक्स कर लिया था कि कौन सा वाला चाबी था वो भूल गए। तो उन्होंने लैब खोला, वापस लैब खोलने के बाद वो गए लाइट जलाने के लिए। चारों ओर की जो लाइट्स थी वो तो जली नहीं, लेकिन जो बीच में जो लाइट थी ना वो जल गई। तब उन्होंने पूरा रूम सर्च किया, कहीं पे भी उनका बुक्स और उनका बैग था ही नहीं। तब उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसे मतलब हाथ लगा कर देखता हूँ कि कहीं पे मैंने ऐसे लटका के रख दिया होगा शायद, क्योंकि सेंटर लाइट जल रही है और आसपास में एक भी लाइट्स नहीं जल रहे हैं और लैब तो बहुत बड़ा था, तो सिर्फ सेंटर लाइट से तो मतलब कॉर्नर्स दिखते नहीं थे, रोशन नहीं होते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो ऐसे हाथ लगा लगा कर मतलब खोज रहे थे। तो हाथ लगाते लगाते एक कॉर्नर में मानो उन्होंने ऐसी एक चीज़ में हाथ दे दी जो इंसान के शक्ल की तरह लगता है, लाइक जैसे कि उन्होंने किसी के चेहरे के ऊपर हाथ रख दिया होगा। वो चीज़ बहुत ठंडा था। ये फील करने के साथ ही साथ उन्होंने एकदम से हाथ झटक दिया और एक दौड़ कर वो लैब के बाहर आ गए। जब वो लैब के बाहर आए, पूरा जगह अंधकार हो गया, यानी कि बिजली जली गई। उन्हें तो अब कुछ नहीं समझ आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब किसी ने उन्हें इतना जोर से खींचा पीछे से, मानो किसी ने उन्हें उड़ाकर फेंक दिया हो। फिर उनके सर में बहुत गहरी चोट आई और वो वहाँ पे बेहोश हो गए। सुबह के वक्त जो सुबह के ड्यूटी का जो वॉचमैन था वो आकर चिल्लाने लगा, अरे लैब तो खुला हुआ है, चोरी हो गई, चोरी हो गई। ये सुनने के साथ ही साथ रितु के पापा की जो नींद थी वो टूट गए, वो उठ गए और उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं, वो कल रात मैं यहाँ पे अपना कुछ सामान लेने आया था और मेरी आँख लग गई। तब जो वॉचमैन था उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बुरी हैबिट है, आप ऐसे ऐसे कैसे सो सकते हैं लैब में। फिर उन्होंने कहा अरे ये मतलब क्या कहे, अब बचपन से ही मैं ऐसा ही हूँ, नींद लगने से मैं सो जाता हूँ। पर रितु के पापा ने ये घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। वो जब घर पे भी आए, घर पे भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। और इस घटना को घटे हुए आज कितना साल बीत गया। आज सोते सोते उनको ये सब चीज़ें याद आ रही थी और वो ये भी जानते थे कि ये जो भी है ये वही चीज़ है जिसका सामना उन्होंने तब किया था। और ये सब सोचते सोचते उनको नींद आ गई। अगले दिन रितु के पापा ऑफिस चले गए और रितु अपनी मम्मी के साथ घर पे थी। तभी उसके पापा को ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और उन्होंने सोचा कि आज रितु को शाम के वक्त एक बहुत बड़े से डॉक्टर जो करीबन उनके घर से 10-12 किलोमीटर दूर रहते थे, उनके क्लिनिक में लेके जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। तो मैं हाफ छुट्टी ले लेता हूँ और बाकी बॉस से बात करके मैं चला जाऊँगा। तो तब जब वो अपना लीव एप्लीकेशन लेकर बॉस के पास गए
तो बॉस ने तो ग्रांट कर दिया, कहा कि चलो ठीक है। उनको 1 बजे से छुट्टी मिल चुकी, तो 12:30 बजे उनके बॉस ने उन्हें बुलाया और कहा कि सुनो, मैं तो जा रहा हूँ, एक काम करो, मैं तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा तुम्हारे घर पे, और लगे हाथ मैं तुम्हारी बच्ची को भी देख कर आऊँगा कि क्या हुआ आखिर। तो रितु भैया के पापा ने कहा कि हाँ ठीक है सर, थैंक यू कह के वो लोग 12:30 बजे वहाँ से निकल गए। जब घर आए तब उनके बॉस जो थे ना, उनको मतलब थोड़ा बहुत कुछ आता था ये सब चीज़ों के बारे में, उनको थोड़ा सा नॉलेज था ऐसे, मतलब कुछ इवल स्पिरिट्स प्रेजेंट है कि नहीं वो सब वो बता पाते थे। तो वो जब घर में घुसने ही वाले थे तो उनको एकदम से मतलब कैसे अजीब लग रहा था। तब उन्होंने कुछ कहा नहीं रितु भैया के पापा से। वो जब जाकर रितु भैया से मिलने गए तब रितु भैया एकदम अलग ही स्वर में बोल रही थी, तू क्यों आया है यहाँ पे? तुझे किसने बोला यहाँ पे आने के लिए? चला जा यहाँ से। ये सुनने के साथ ही साथ रितु भैया के पापा उसे डांटने लगे और कहने लगे, ये क्या बदतमीजी है, बड़ों से कोई ऐसे बात करता है क्या? ये सुनने के साथ ही साथ जो रितु भैया के पापा के जो बॉस थे उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं, कुछ बात नहीं है, सब ठीक है। ऐसे तबीयत खराब अगर हो तो ये सब होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आइए हम लोग आगे के रूम में जाके बैठते हैं। तो ये सुनने के साथ ही साथ रितु के पापा और उनके बॉस जाकर लोग बैठ गए और उनके बॉस से मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो मतलब बता देना चाह रहे थे कि ये तो कुछ गलत है। तभी बॉस ने रितु के पापा से कहा कि आपकी लड़की नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर कोई और है और ये आपके लड़की के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सुनने के साथ ही साथ रितु के पापा तो हैरान हो गए, बोलने लगे, कोई और है मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? ये सुनने के बाद फिर से जो बॉस थे उन्होंने कहा कि आपका घर यहाँ पे कोई और बस रहा है जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तभी रितु के घर में जो वो छोटा सा जो कुत्ता था वो एकदम से दौड़ कर आया और रितु तब उसे घूर कर देख रहा था और वो मतलब कुत्ता को इतना डर लग रहा था, मतलब वो बहुत जैसे मतलब आवाज़ निकल रहा था उसके मुंह से और मतलब वो बहुत डरा हुआ था, इतना तो देखकर पता चल रहा था। ये सब बातें जब हो ही रही थी तब रितु की मम्मी वहाँ पे पहुँच गई और उन्होंने सुन लिया। उन्होंने सुनने के बाद वो नहीं मेरी लड़की के साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता, आप क्या बोल रहे हैं? ये सब करते करते तब बॉस ने कहा कि देखिए, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, वो सामने में जो पहाड़ है वो वहाँ पे ध्यान साधना करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जाके एक बार बात करना चाहते हैं तो आप चल सकते हैं, मैं आपको लेके जा सकता हूँ। रितु के पापा ने कहा कि हाँ ठीक है सर, आप जैसे कहते हैं हम लोग जाके देखते हैं। तो जब वो लोग तांत्रिक के पास गए, तांत्रिक ने रितु के पापा को देखने के साथ ही साथ बस इतना ही कहा, तूने काफ़ी देर कर दी आने में, लेकिन अगर तू और 2 दिन देर करता तो तेरी लड़की कभी नहीं बच पाती। ये सुनने के साथ ही साथ रितु के पापा तो हैरान हो गए कि आखिर तांत्रिक बाबा को कैसे पता कि वो दोनों उनके पास रितु के लिए आए हैं। जब तांत्रिक बाबा ने ये सब कहा तब रितु के पापा ने पूछा कि अब क्या किया जा सकता है, तो तभी तांत्रिक ने एक रुद्राक्ष का माला दिया और कहा कि ये माला को रितु के कमरे में जो दरवाज़ा है वहाँ पे टांग दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि आसपास में जितनी भी खिड़कियां हैं ना, जो जहाँ पे लोहे का वो जो पहले तो ये ग्रिल विल नहीं हुआ करता था, वो लोहे का एकदम लंबा कर ऐसे करके डिज़ाइन हुआ करता था, तो वो सब मतलब एक ही साथ में उसका कमरा पूरा बंद जाएगा और कमरे के अंदर एक हनुमान जी का फ़ोटो लगा दिया जाए और हमेशा अगरबत्ती और एक दिया उसके कमरे में जलना चाहिए। लेकिन शाम होने के बाद उसके कमरे में किसी को जाने की परमिशन नहीं है। वो अब उन लोगों की लड़की नहीं है, उसके अंदर एक काला साया है। फिर से और एक बात साधु बाबा ने ये भी कहा कि अब जो वो तुम्हारी बीवी के साथ सो रही है, ये भूत तुम्हारी लड़की को छोड़कर कुछ दिनों बाद तुम्हारे बीवी के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगी, इसीलिए तुम्हारी लड़की को उसी के रूम में रखना और उसके रूम में जो शीशा तुम लोगों ने हटवाया था वो शीशा को दोबारा उसी जगह पे रख देना। ये सुनने के बाद रितु के पापा ने कहा कि लेकिन बाबा जी, वो तो अकेले रहने में बहुत डरती है,
तभी जो बाबा थे उन्होंने कहा अब वो डरेगी नहीं, अब वो तुम लोगों को मारने की कोशिश करेगी। अगर तुम लोग ये सब नहीं करते हो तो तुम लोग अपने लड़की को एक दम के लिए खो दोगे। अगर तुम लोग ये चाहते हो तो जाओ, जैसी करनी है वैसी करो। ये सुनने के साथ ही साथ रितु के पापा और उनके बॉस वहाँ से नीचे चले आए और उनके बॉस ने रितु के पापा को उनके घर ड्रॉप कर वो चले गए। जैसे कि तांत्रिक बाबा ने कहा था, रितु के पिताजी ने ठीक वैसा ही किया। एक हनुमान जी का फोटो दिया, उसमें अगरबत्ती और दिया जलाया, वो दरवाजे के अंदर रुद्राक्ष का माला चढ़ाया और रितु को उसके मम्मी के रूम से खींचते हुए उसको उसी रूम में डाल दिया। जब वो रितु को खींच रहे थे तब उसकी मम्मी जोर जोर से चिल्ला रही थी, बोल रही थी कि क्या कर रहे हैं आप मेरे बेटे के साथ। और तब रितु के शरीर में एकदम से मानो बहुत शक्ति आ गई थी। उसके पापा उसे खींच नहीं पा रहे थे, लेकिन तभी जोर जबरदस्ती कर उसे खींचकर उस रूम के अंदर डाल दिया उन लोगों ने। अब डाल तो दिया लेकिन बांधना तो पड़ेगा। तभी रितु की मम्मी देखती है कि उनकी वो बेटी वॉल से चढ़कर ऊपर सीलिंग से होकर फिर से नीचे से उतरकर वो फ्लोर में आके बैठ गई। ये देखने के साथ ही साथ रितु की मम्मी वहाँ बेहोश हो गई। रितु के पापा तो अब बहुत मुश्किल में पड़ गए कि अब किसको संभाले, बेटी को या फिर उसकी मम्मी को। खैर हनुमान जी का फोटो तो था वहाँ पे, उन्होंने जैसे तैसे करके कॉइल वेयर रितु को बांधने में लगा दिया। रितु तो तब वहाँ पे बिस्तर में बंध चुकी थी। उनके पापा ने उनके हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, एकदम से सब कुछ बंध गया। धीरे धीरे कर जब रितु के मम्मी को होश आया तब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी को उनके हस्बैंड ने पूरी बांध दिया और वो रोते रोते दोनों वहाँ से निकल गए। जब निकल गए तब रूम के अंदर से रितु बहुत मीठी मीठी स्वर में गाना गा रही थी। फिर उनके मम्मी पापा को वो बुला रही थी, लेकिन ये सब चीज वो जो बाबा थे उन्होंने पहले ही कहा था कि वो भूत ये सब चीज करेगा और अगर हम लोग ममता के कारण आकर रितु के हाथ पैर खोल देते हैं तब हर कोई मारा जाएगा। रितु की मम्मी तो तब भी मान नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि चलिए ना देख कर आते हैं कि आखिर बच्ची को क्या हुआ। तब रितु के पापा ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, जैसे बाबा जी ने कहा है हमें बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा। तुम अभी चुपचाप खाना खाकर सो जाओ, जो होगा कल सुबह देखा जाए। वो जो तांत्रिक था, तांत्रिक बाबा ने इतना कहा कि रितु को खाना करीबन 10:30 बजे से लेकर 3-4 बजे तक सब कुछ उसका काम हो जाना चाहिए, क्योंकि जब शाम हो जाए तब उसके कमरे में और किसी को भी नहीं जाना है। अगले दिन जब शाम हो गई तो रितु फिर से उसके रूम से बहुत रो रही और उसकी मम्मी को बुला रही थी कि माँ मुझे यहाँ से खोलो, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है माँ, ये सब। तो वो जब रोती रही बिलखती रही तो उसके मम्मी के मन में ममता जाग गई। वो चली गई रितु के रूम में उसको खोलने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि रितु जिसका हाथ पैर लोहे के जंजीर से बंधा हुआ था वो बिस्तर लेकर एकदम खड़ा हो गई और वो जोर जोर से हंस रही थी। ये दृश्य देखकर उसकी मम्मी को इतना डर लगा, वो चिल्लाकर वहां से निकल गई और निकलकर एकदम से दरवाजा लगा दिया। फिर उस कमरे के अंदर से जोर जोर की हंसने की आवाज आ रही थी और फिर से थोड़ी देर बाद वही रोना धोना और मम्मी मुझे खोल दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, ये सब का फिर से बात शुरू हो गया। तब उसकी मम्मी ने और कुछ नहीं किया, उन्हें तब बहुत डर लगा उस रात। दोस्तों ये था पार्ट 1। पार्ट 2 हम लोग अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ भूतिया प्रयोगशाला के कहानी में। थैंक यू। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अगर आपको लगा कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है ये भी आप लिखिएगा। जैसा भी लगे कहानी लिखिएगा ज़रूर हमें। और हाँ, अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमें आप लिख सकते हैं www.bhootkisachikahani.com पर। BHOOT भूत KI की सच्ची SACCHI सच्ची कहानी
KAHAANI.com पर, या फिर आप हमें DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है भूत की सच्ची कहानी, और इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।